हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें से 564 पदों का चयन किया जाना है। उस पद के लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन भी हम लोग आने वाले हैं, जल्द ही आएंगे। लेकिन अभी कुछ वीडियो आपको ऑनलाइन फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट हैं, जिनका किसी प्रकार का कोई चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके पहले 1996 में एक पेपर कृषि का पूछा गया था, उसका कुछ पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था, कुछ रह गया था, तो वो दूसरे वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने फिर से आ रहे हैं। तो हमें जो वीडियो मैंने बनाया था उस पर बहुत सारे लोगों का मुझे बहुत सारे लाइक मिले और शेयर और वीडियो भी अच्छा चला, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम दूसरे वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें जो है जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आयोग में पहले किस तरह से क्वेश्चन कृषि का पूछा जाता था और सिलेबस के अनुसार अब कैसा पेपर बनाया जाएगा। उससे एक आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हम किस तरह से तैयारी करें। तो हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अनुलेखन द्वारा उत्पादित होता है। अनुलेखन आप लोग जानते होंगे, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और उसी को हिंदी में अनुलेखन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, तो जो प्रोटीन बनती है वो ट्रांसलेशन के द्वारा बनती है, जिसको हम लोग अनुवादन कहते हैं। तो दो क्रियाएं होती हैं, अनुलेखन और अनुवादन। अनुलेखन के बाद क्या बनेगा? अनुलेखन के बाद आरएनए बनेगा और अनुवादन के बाद क्या बनेगा? अनुवादन के बाद प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुलेखन द्वारा उत्पादित होगा। पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा है डीएनए, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है हिस्टोन प्रोटीन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आरएनए होगा। मीन्स जब डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो आरएनए का निर्माण होता है। वैसे खास करके आरएनए नहीं बनता है, वो एमआरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पे आरएनए दिया है तो उसके अनुसार आरएनए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक एकाध सूत्री व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या होगी। एक एकाध सूत्री का मतलब होता है ट्राइसोमी, इंग्लिश में कहते हैं। एक कोई व्यक्ति है जो ट्राइसोमी है, तो कह रहा है कि अगर वो ट्राइसोमी है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो ट्राइसोमी में क्या होता है कि जो किसी भी व्यक्ति का जो क्रोमोसोम नंबर होता है उस क्रोमोसोम नंबर में एक गुणसूत्र क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सपोज करिए मनुष्य का क्रोमोसोम नंबर 46 है तो उसमें एक गुणसूत्र और बढ़ जाएगा तो 47 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो ट्राइसोमी व्यक्ति होते हैं या एकाध सूत्री व्यक्ति होते हैं उनमें गुणसूत्र कितने होंगे। तो 2n-1 पहला ऑप्शन लिखा है, 2n+2 दूसरा, 2n+1 दूसरा है, 2n+2 तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है 2n+3। तो इसके अनुसार जो आंसर सही होगा वो 2n+1 होगा। मीन्स 2n का मतलब 46 हो गया प्लस एक और 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। आपको मालूम है इस प्रकार के जो सिंड्रोम्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं मनुष्य के शरीर में। तो इसको आप याद रखेंगे। ट्राइसोमी और नलीसोमी होता है। नलीसोमी में 2n-1 होता है, जबकि ट्राइसोमी में 2n+1 होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन शब्द का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया। मतलब उत्परिवर्तन शब्द का निर्माण किया है ना, तो उत्परिवर्तन शब्द मतलब दिया किसने। तो क्वेश्चन ये है कि टर्म म्यूटेशन वाज क्वाइंड बाय, तो इसका आंसर होगा ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। और आपको मालूम है ह्यूगो डी व्रीज को फादर ऑफ म्यूटेशन भी कहा जाता है। म्यूटेशन क्या है कि किसी भी जीन में अचानक जो परिवर्तन हो जाता है, किसी भी जीन में जो अचानक परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। सडनली चेंज इन जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कृष्ण नील आप लोग जानते होंगे खरपतवार है, जो कि रवि सीजन का खरपतवार है। कृष्ण नील जो है रवि सीजन का खरपतवार है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसा पौधा है, एक वर्षीय, दूसरा ऑप्शन है एक वर्षीय पौधा, एक वर्षीय पौधा, फिर से ऑप्शन रखा हुआ, दोनों एक ही हो गया, बहुवर्षीय और द्विवर्षीय। तो इसका जो आंसर होगा यह एक वर्षीय पौधा है और इसका जो बोटेनिकल नाम है क्या है? एनागैलिस अर्बेंसिस। ये जो है जनरली मस्टर्ड का खरपतवार है, व्हीट में भी पाया जाता है एनागैलिस अर्बेंसिस। कृष्ण नील जिसको कहते हैं सकुलेंट है। अगला है जिंक सल्फाइड धूल का प्रयोग किया जाता है। देखिए जिंक सल्फाइड की अगर बात हम लोग करें तो जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है खरपतवार नाशी में, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहा मारने में। मूस को जो चूहे होते हैं उनको मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन
खरपतवारों को मारने के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन किया गया क्योंकि? क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों नहीं लिया और क्यों दूसरे फसलों का पौधा नहीं लिया? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि क्या रीज़न था जिससे मेंडल ने मटर के पौधे को लिया। इसमें पहला था ये सस्ता पौधा है, दूसरा ऑप्शन है यह विपरीत गुणों वाला पौधा है, और तीसरा ऑप्शन है यह आसानी से उपलब्ध था, और चौथा ऑप्शन है यह अधिक आर्थिक महत्व का होता है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो सारे लगभग सही हो रहे हैं, लेकिन इसमें इन सभी में जो बी ऑप्शन है यह विपरीत गुणों वाला पौधा है, ये सबसे ज़्यादा सही होगा। इसलिए आयोग जो है इस आंसर को सही माना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस की खोज की थी। ऑस्मोसिस आप लोग जानते होंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑस्मोसिस शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो इसका आंसर आयोग ने गलत दिया हुआ है। इसका जो आंसर है अवे नोलेट है, जो कि सी ऑप्शन में है, और जबकि आयोग ने साइंस बताया हुआ है, ए अवे नोलेट ने ऑस्मोसिस दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जड़ दाब मापा जाता है। आप लोगों को मालूम है जड़ों में रूट प्रेशर होता है, तो रूट प्रेशर मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रूट प्रेशर मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बताएंगे मैनोमीटर शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया हुआ है, या मैनोमीटर की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरफसली का तात्पर्य है। अंतरफसली हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग आप लोग देखिए, इसमें पहला है 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ मिलवा रूप में बोना। तो जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ मिलाकर बोते हैं तो उसको हम इंटरक्रॉपिंग नहीं बल्कि उनको मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, मिश्रित खेती। दूसरा है 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना। यस, ये सही है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में बोने की जो क्रिया है उसी को हम लोग कहते हैं अंतरफसली या इंटरक्रॉपिंग। मतलब ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप विथ आ डिफिनिट रो स्पेसिंग इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या होता है? यहीं पे आप सभी का लिख लेंगे। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और अलग अलग पौधे अलग अलग प्रकार का उत्पाद करते हैं। उसमें आपको मालूम है जो C3 पौधे होते हैं, सबसे पहले C2 पौधे जो होते हैं वो ग्लाइकोजन का, C3 पौधे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, और C4 पौधे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का। उसी के साथ साथ कैम पौधे भी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का उत्पाद करते हैं प्रथम उत्पाद के रूप में। ये पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। C3 पौधों का प्रथम उत्पाद 3PG होता है, C4 पौधों का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, जबकि कैम पौधों का प्रथम उत्पाद पुनः ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है। अब होता है क्या है कि प्रथम उत्पाद है क्या, इसको जानना जरूरी है। प्रथम उत्पाद आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन के बाद पौधे में जो उत्पाद बनता है उसी को हम लोग प्रथम उत्पाद कहते हैं। और अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं, आप आइए, हमें अवसर दीजिए अपना करियर बनाने के लिए, वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विशिष्ट खेती एक उदाहरण है। तो खेती का प्रकार, जो खेती का प्रकार है इसमें लिया है खेती की पद्धति, पूंजी, बहु खेती और कोई नहीं। तो इसमें जो विशिष्ट खेती है, खेती का एक प्रकार होता है स्पेशल फार्मिंग, जिसमें हम लोग स्पेशल खेती करते हैं। जैसे कुछ किसान होते हैं तंबाकू की करते हैं, आप देखिए कुछ क्षेत्रों में केवल धान की खेती होती है, तो उसको हम स्पेशल फार्मिंग कहते हैं। स्पेशल फार्मिंग करने का मतलब होता है कि उनमें बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, वहाँ पे हम दूसरी फसल नहीं उगा सकते हैं। कुछ फार्मर के अपने लिमिटेशंस होते हैं और कुछ इकोलॉजिकली लिमिटेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई और फसल नहीं ली जाती है, तो वो विशिष्ट रूप से केवल एक फसल का उत्पादन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट खेती। तो एक खेती का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जीव होते हैं ना, बहुत सारे जीव, तो उनका भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, या जिसको हम जीवद्रव्य कहते हैं। इसमें ऑप्शन में केंद्रक, कोशा मतलब कोशिका, या प्रोटोप्लाज्म भोज्य पदार्थ। जीवन का जो भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। प्रोफेसर हक्सले ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगला है, फल पकने का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। ठीक है, फल पकने के लिए इथाइलिन का प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन बहुत कुछ है नहीं। वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी होगी। कह रहा है कि अगर वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण में दबाव में कमी होगी, तो जब वातावरण का दबाव कम होगा तो जाहिर सी बात है वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, तो इसमें होगा दर बढ़ जाएगी। अगला है, पर्ण क्लोरोफिल अवशोषित करता है। देखिए बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण से सूर्य के प्रकाश से जितने भी प्रकार के रंग आते हैं स्पेक्ट्रम के, जिनको हम लोग देखते हैं आसानी से, आप लोग जानते होंगे, बिबग्योर के नाम से वो फेमस है। इन सभी नामों में
केवल ग्रीन कलर को छोड़कर जो हमारा थाइलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन होता है वो सबको जो है क्या करता है, अवशोषित करता है, ग्रीन कलर को नहीं करता। उसके बाद अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड को भी वो नहीं अवशोषित करता है। तो इसमें जो ऑप्शन है लाल प्रकाश, नीला एवं लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, तो कुल मिला के एक करता तो सभी को है हरे प्रकाश को छोड़कर, लेकिन ऑप्शन के अनुसार नीला एवं लाल प्रकाश सही हो जाएगा। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, तो सब मालूम है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है। अगला है कि जो हमारे आरएनए होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूक्ष्मतम आरएनए कौन सा होता है, सबसे छोटा आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा होता है। तो जानते हैं आरएनए हमारे 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। तो इसमें जो है सबसे छोटा आरएनए होता है mRNA। ओके, अगला है नींबू प्रजाति में लिटिल लीफ का संबंध होता है। देखिए जो नींबू प्रजाति के पौधे होते हैं, नींबू वर्गीय पौधे होते हैं, उनमें लिटिल लीफ एक बीमारी हो जाती है, पत्ती का छोटा होना, जो कि जिंक की कमी से होती है। आपको एक बात और मैं बताऊं, जनरली जितने भी लिटिल लीफ होते हैं अगर देखा जाए वो मेनली देखा जाए तो जिंक की कमी से ही होते हैं। तो ये आपको एक थंब रूल पता चल जाएगा कि हम किसी भी और पूछा जाएगा तो लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9.5 pH, बहुत pH है, 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फसल युग्म कौन सा। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप अपने आधार पे सही कर सकते हैं। इसमें पहला है आंवला एवं कटहल। आंवला तो हम उचित हाई pH पर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है मेरा ग्रेजुएशन नरेंद्र देव से है, और नरेंद्र देव की जो मृदाएँ हैं सब सैलाइन सॉइल है, जिनका pH लगभग 8 से 8.5 के बीच में है। वहाँ पे आंवले की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब आंवला तो सही है लेकिन कटहल नहीं होता, तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा आंवला और फालसा, तो आंवला और फालसा ये दोनों ऐसे फसलें हैं जो उचित हाई pH पर बिना किसी प्रकार के उत्पादन में गिरावट किए इनकी खेती आसानी से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है फार्म पर एक महत्वपूर्ण अचल लागत है, तो भूमि का क्या है आप लोग जानते होंगे, लैंड रेंट जो कहते हैं वो होता है। अगला निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है, तांबा, बोरान, गंधक और मैग्नीज। तो तांबा, बोरान, गंधक और मैग्नीज। गंधक हम लोग सल्फर को कहते हैं, तो सल्फर जो है सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं बल्कि ये सेकेंडरी है, आपको मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है जब हम उस पर सिंचाई कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब पाला पड़ने लगता है तो लोग क्या करते हैं, अपने फसलों की सिंचाई कर देते हैं, जिससे पाला का प्रभाव उन फसलों पर कम हो जाता है। क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्वेश्चन सीधा सा पूछा है कि क्लोरोफिल नहीं बनेगा। तांबा की अनुपस्थिति के कारण, जस्ता की अनुपस्थिति के कारण, मैग्नीशियम की अनुपस्थिति के कारण और मैग्नीज की अनुपस्थिति के कारण। तो देखिए आपको मालूम है क्लोरोफिल में जो पाया जाने वाला तत्व है वो मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोफिल नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश में पर्वतीय मृदा का निर्माण हुआ है शिस्ट एवं बायोटाइट चट्टान द्वारा, यही ऑप्शन सही है। इसमें और दिया ग्रेनाइट एवं क्वार्जाइट बलुआ पत्थर से। आपको मालूम है बायोटाइट, शिस्ट तथा ग्रेनाइट, नीस ये ऐसी चट्टानें होती हैं जिनसे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय मृदाओं का निर्माण हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्षों को लगाने को कहा जाता है। देखिए आपके सिलेबस में सोशल फॉरेस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक वानिकी, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा सोशल फॉरेस्ट्री। अगला क्वेश्चन है कि सुपर फास्फेट इसमें दिया हुआ, सुपर फास्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत मात्रा होता है। एक्चुअली सुपर फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट होते हैं, जिसमें 16, 32 और 48 P2O5 की मात्रा होती है, तो इसमें 16 हो जाएगा। अगला है क्ले के कणों का व्यास क्या होता है। क्ले के कणों का व्यास होता है 0.002 mm। एक्चुअली बात है सैंड सिल्ड क्ले को हम उनके कणों के आकार के आधार पर बांटे हुए हैं, तो इनके कणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण इसी आधार पर किया गया है, इनके साइज के आधार पर। तो सैंड का जो पार्टिकल साइज होता है वो 2 से 0.02 होता है। सैंड के बाद सिल्ट का नंबर आता है, सिल्ट के कणों का आकार 0.02 से 0.002 mm होता है, और क्ले के कणों का आकार लेस देन 0.002 mm होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है TLO, एक रोग होता है चाय में जिसका नाम है TLO, चाय का पीला पड़ जाना, किसकी कमी से होता है। देखिए बात है कि मैग्नीशियम की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, लोहे की कमी से, तो इसमें आंसर हो जाएगा। वैसे TLO जो होता है वो सल्फर की कमी से होता है, किसकी कमी से, सल्फर की कमी से। आप देखिए नाइट्रोजन की कमी हो या सल्फर की कमी हो, पत्तियां पीली होती हैं, लेकिन चाय में स्पेसिफिक होता है सल्फर की कमी से होता है। अगला लौह युक्त एंजाइम जो जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रोजनेज और पैराडॉक्सिन।
आपको मालूम है इसका जो आंसर है नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ना। क्वेश्चन क्या है, लौह युक्त एंजाइम जो जैविक नाइट्रोजन के अस्थायीकरण, मतलब जो हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा आयरन युक्त एंजाइम होता है जो कि उसमें सहायता करता है, तो उसका आंसर है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। आपको मालूम है जो हमारी फसलें हैं, बहुत सारी फसलें जो दलहनी फसलें होती हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, जो कि नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं। आप लोग खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, बीज के लिए पात गोभी की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। तो मालूम है अगर हम पात गोभी बीज के लिए खेती कर रहे हैं तो ये हम पर्वतीय क्षेत्रों में करेंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में। उपरिवार धान का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपरिवार धान का मतलब होता है अपलैंड राइस, इसका इंग्लिश में हो जाएगा सेंट्रल रिसर्च सेंटर है ना, सेंट्रल रिसर्च सेंटर फॉर अपलैंड राइस, सेंट्रल रिसर्च सेंटर फॉर अपलैंड राइस। ये आपके फैजाबाद में है, मसौदा, फैजाबाद नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उस समय अयोध्या, पहले फैजाबाद था अब अयोध्या हो गया है, उसमें उसी के द्वारा मसौदा उसका जो है एक्सपेरिमेंटल फार्म है, वहाँ पे इसका रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट है, तंबाकू की फसल में टॉपिंग की क्रिया को हटाया जाता है। टॉपिंग में हम किसको हटाते हैं, ऊपर का जो पुष्प गुच्छ होता है उसके साथ साथ में इन्फ्लोरेसेंस जिसको कहते हैं, उसके साथ साथ में दो तीन पत्तियों को हम हटा देते हैं, इसी को हम लोग टॉपिंग कहते हैं। टॉपिंग का संबंध जो है वो किससे होता है, टॉपिंग का संबंध टोबैको से होता है। और अगर निपिंग की बात करें तो निपिंग होता है हमारे ग्राम में, चना में। अगला क्वेश्चन है, पेगिंग एक लाभकारी क्रिया है जिसका संबंध है मूंगफली से है। पेगिंग आप लोग जानते होंगे, बुआई के 50 से 55 दिन के बाद पेगिंग होता है, जिसमें 2 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर इसके जो गायनोस्पोर्स होते हैं वो अंदर की तरफ ओवरी बढ़ती है और मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। अगला है मल्चिंग। मल्चिंग का क्या कार्य है, मल्चिंग जो है भूमि से किसी भी प्रकार की नमी को, ह्रास को रोकने का कार्य करता है। मल्चिंग जो हम खेत में मल्चिंग करते हैं, क्वेश्चन पूछा है मल्चिंग की जाती है, क्यों की जाती है मल्चिंग, इसके बारे में कहा गया है। तो मल्चिंग क्यों की जाती है, इसका मतलब यह है कि भूमि में जो नमी की कमी होती है, ह्रास होती है, उसको रोकना। अगला है, एरोइंग का संबंध किससे है, गन्ने में पुष्प निकलने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगिंग की क्रिया क्या कहलाती है, रोगिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज द रोगिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीड मैनेजमेंट एंड रोगिंग। रोगिंग का मतलब होता है, इसमें पहला ऑप्शन दिया है फसलों में से रोग नियंत्रण के लिए, नहीं, लोग सोचेंगे रोग है रोगिंग से हो गया, नहीं, फसलों के खरपतवार नियंत्रण, ये भी गलत है। वांछित किस्म की फसल से अवांछित पौधों को हटाना, मतलब रोगिंग समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि अगर कोई खेत है, उस खेत में उसी प्रजाति का कोई दूसरा पौधा है, ठीक है, सपोज करिए हमने धान की खेती की और धान के जो वैरायटी हमने लिया, इस वैरायटी को छोड़कर कोई दूसरा वैरायटी उसमें आ गया, अब ये इसके लिए रोग प्लांट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रोग प्लांट हो जाएगा, इसी को हम हटा देंगे। तो जब इसको हम हटा देंगे तो इसको क्या कहेंगे, रोगिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भूमि आदमी का अनुपात कितना है, तो ये 0.15 है, इसको आप याद रखेंगे। पिछले एले क्रॉपिंग का संबंध क्या है, एले क्रॉपिंग मैंने अभी हमारे जो ऑफलाइन क्लास चल रही है उससे मैंने कल डिस्कशन किया था कि एले क्रॉपिंग क्या होती है। बहुत सारी फसलें होती है जो एले क्रॉपिंग में यूज होती हैं। एले क्रॉपिंग का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फील्ड क्रॉप बिटवीन 2 rows ऑफ ट्रीज, मतलब 2 वृक्षों के बीच में एक जो हमारा फील्ड क्रॉप होती है उसकी खेती करना क्या कहलाता है, एले क्रॉपिंग कहलाता है। इसमें हमने बताया था जिंजर है और टर्मेरिक है, इन सब के जो खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में एक बार से अधिक बार बोई जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक किस राज्य में है, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश में है। मतलब उत्तर प्रदेश में एक बार से अधिक बार, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बार से अधिक बार सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बुआई कहाँ होती है, तो वो अपने इंडिया में उत्तर प्रदेश में होती है। अगला है, निमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन अधिकतर होता है। निमग्न मृदा का मतलब होता है जिसमें जल नहीं है होता है, तो निमग्न मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका विघटन प्रायः जीवाणुओं द्वारा होता है। आप लोगों को मालूम है कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन की बहुत सारी क्रिया होती हैं, प्रोटियोलाइसिस होती है, एमाइनाइजेशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है, नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद नाइट्रेट के रूप में, पहले नाइट्राइट का फॉर्मेशन होगा,
फिर उसके बाद नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रेट में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा वो पौधे अपटेक कर लेंगे। और अगर पौधे अपटेक नहीं कर पाते हैं तो वो फिर से कुछ जीवाणुओं द्वारा एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा और वातावरण में चला जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अगला क्वेश्चन है, अधिक पीएच मान वाली भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जौ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 6 रो बार्ले है। 6 बार्ले 2 रो होती है। बार्ले की अगर रो के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करें तो 2 रो बार्ले होता है और 6 रो बार्ले होता है। जो 2 रो बार्ले होता है उसको कहते हैं हार्डियम इरेगुलर, और जो 6 रो बार्ले होता है उसको कहते हैं हार्डियम वल्गेर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा C4 पौधा है। गेहूँ, मक्का, बाजरा और अरहर। इसमें देखिए 2 पौधे C4 हैं और 2 जो हैं C3 पौधे हैं। तो गन्ना और बाजरा दोनों जो है आयोग द्वारा गलत क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये गन्ना और बाजरा दोनों जो है क्या है, C4 पौधे हैं, गन्ना और बाजरा। नेक्स्ट है, एक्रिसाइट हैदराबाद में निम्नलिखित फसल में से किस पर शोध का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्रिसाइट जो है किस पे कार्य करता है। इसका डी ऑप्शन है, चने पर। एक्चुअली धान है, गेहूँ है, अलसी है, तो चना होगा क्योंकि चने पर ये दलानी के रूप में काम करता है। इसके बाद मक्के पर करता है, मक्के में ग्राउंड नट पे करता है। तो 5 फसलों पर ये करता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 5 फसल कौन कौन सी हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सही युग्म है। लिखा है इसमें एक्चुअली क्या है आप लोग जानते होंगे, जो हमारा फास्फोरस होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है और एलिमेंटल फॉर्म होता है। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म में और एलिमेंटल फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला होता है। एक फैक्टर होता है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपस में चेंज होता है। उस फैक्टर का नाम पूछा हुआ है। इसमें दिया हुआ है P2O5 की वैल्यू, और P2O5 से हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो वैल्यू P में कन्वर्ट हो जाए। तो P2O5 से हम 0.43 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो एलिमेंटल फास्फोरस की वैल्यू आ जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा P2O5 × 44 = P। अगला है, शाखाओं के निकालने की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य है। शाखाओं को निकालना डिसकरिंग हम जिसको कहते हैं, तो डिसकरिंग की जाती है तंबाकू में। अगला है, गेहूं का इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज क्या है। इसमें दिया है अनावृत कंडुआ जिसको हम लोग कहते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट। तो ये है इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज होता है। उसके बाद है, सबसे ज़्यादा स्कैबी रोग से बचने के लिए सबसे उपयोगी फल कौन सा है। तो देखिए स्कैबी रोग विटामिन C की कमी से होता है। तो ऐसे सभी फल जो है उपयोगी होंगे जिसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। आप इसका ऑप्शन में है आप पपीता, केला, सेब और आंवला, तो इसमें आंवला सही हो जाएगा। अगला है, लीची का जन्मस्थान चीन। लीची का जन्मस्थान है चीन, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे लीची में गुणसूत्र कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम ऊर्जा प्रति 100 ग्राम कौन देता है। इसका आंसर है शकरकंद। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट 2 था पेपर का 1996 का वो समाप्त होता है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और एक बार फिर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर हमारे पास आइए, ऑफलाइन क्लास एक बार ज़रूर अटेंड करिए जिससे आपकी भविष्य